हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना की बात कर रहे हैं। वो परमाणु जिसे क्या कहा गया कि इसी के द्वारा जो पदार्थ है वो बना हुआ है, यानी परमाणु परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। अणु अणु आपस में मिलेंगे फिर क्या बनाएंगे? कोई पूरा पदार्थ इस तरह से बनता जाएगा। ओके, तो यानी सूक्ष्मतम कण जिसे हम कह रहे थे वो परमाणु। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि परमाणु जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए उसके, कि परमाणु पहले जिसे डाल्टन ने क्या कहा, इंडिविजिबल कहा यानी अविभाज्य कहा। बाद में क्या हो गया कि इसके अंदर तो छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी हैं, तो यानी छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किस में कर सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कर सकते हैं। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? अलग अलग थे, जिनमें से 3 मुख्य थे, जिनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस तरह से मैंने उनका नाम लिया है उसी प्रकार उनकी खोज हुई है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा उसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा था, वहीं पर जो न्यूट्रॉन थे उनको चैडविक ने खोजा। ओके, तो इस तरह से तीनों की खोज हो गई थी। वहीं पर हम बात करते हैं कि तीनों की खोज होने के बाद अब क्या थी जरूरत? उनकी स्थिति का पता लगाने की, यानी जो परमाणु है वो कहाँ पर स्थित है या परमाणु के कौन से भाग में। परमाणु की स्थिति तो पता है कि वो पूरे पदार्थ में परमाणु है, लेकिन उस परमाणु की जो क्या है, परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और अपारमाणविक कण जिन्हें बोलेंगे वो स्थित हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने मेन माने हैं, वो कहाँ पर स्थित है उस परमाणु। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु के सिद्धांत आए, मॉडल्स आए, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया। जिसमें आपने सबसे पहले थॉमसन का मॉडल देखा, जिसमें उन्होंने तरबूज के साथ या जो आपकी प्लम पुडिंग थी उसके साथ कंपेयर किया एटम, परमाणु। ओके, फिर आप रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किसको लेकर चला? रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थॉमसन के ही मॉडल से क्या होकर, प्रेरित होकर किया था, उसी को आधार मान रहे थे कि जो जो बातें उन्होंने अपने मॉडल में बताई हैं उन्हीं को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का आधार बनाया और वहीं से उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ओके, एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो जब वहां पर उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, यानी जो उनको उम्मीद थी कि थॉमसन मॉडल के अनुसार जैसा लिखा गया है वैसा ही आपका क्या आना चाहिए था, रिजल्ट आना चाहिए था, या ऑब्जर्वेशन वैसी उसकी उनकी एक्सपेरिमेंट में आनी चाहिए थी, पर वैसे जो ऑब्जर्वेशंस थे वो नहीं आए। फिर उन्होंने क्या किया? अपना मॉडल लिया। उनका मॉडल क्या था कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कि सोने की पन्नी ली थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स डाले थे। अल्फा पार्टिकल्स डालने पर उनको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिली कि जैसे ज्यादातर पार्टिकल पार हो गए, कुछ पार्टिकल्स टकराए फिर डिफ्लेक्ट हुए। एक पार्टिकल ऐसा था, अगर 20,000 पार्टिकल फेंके गए उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ पे लौट के वापस आ गया सोने की पन्नी पर टकराने के बाद। ओके, ये सब देखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि इतनी ऑब्जर्वेशन तो आ गई है और ये थॉमसन मॉडल के आधार पर नहीं, उससे अलग है कुछ। ओके, तो अब इन ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करने की जरूरत है, और उन्होंने कंक्लूड किस तरह किया कि ज्यादातर पार हो गए मतलब ज्यादातर स्थान खाली है, कुछ डिफ्लेक्ट हुए मतलब कुछ आयतन में कुछ कम जगह पर क्या है, धनात्मक है आवेश। ओके, धनात्मक आवेश है। और फिर उन्होंने क्या कहा, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है बीच में, सेंटर पार्ट है किसका, एटम का, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। फिर उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि जो आपका एटम होता है वो ज्यादातर भाग उसका खाली होता है। ओके, खाली भाग होता है। प्रोटॉन जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस में स्थित होता है, नाभिक की। यही तो उनको बताना था अपने मॉडल में। हमने बात इसी की थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बताओ हमें। तुमने हमें बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अब स्थिति बताओ कि वो रहते कहाँ पर है। तो रदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिव पार्ट यानी प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमता रहेगा, चक्कर लगाएगा, और किसके चक्कर लगाएगा, उस पॉजिटिव पार्ट के चक्कर लगाएगा। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर अब आपका क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, नाभिक में स्थित है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में स्थित है, तो आपका सारा मास जो एटम का होगा वो कहाँ पर है, नाभिक में।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, चक्कर लगा रहे हैं खाली। और नाभिक और एटम के अगर हम किसकी बात करें, क्षेत्र की बात करें या फिर उसके साइज की बात करें, तो आपका जो नाभिक है अगर आप उसको एक क्रिकेट की बॉल के साइज का मान लें तो उसके लिए जो एटम होगा, नाभिक अगर क्रिकेट की बॉल है न्यूक्लियस, और उसके लिए अगर हम उसका एटम कितना होगा तो उसका एटम उतना ही होगा जिसका 5 किलोमीटर रेडियस होगा। 5 किलोमीटर रेडियाई का कोई एरिया समझ लो, उतने बड़े एटम के लिए एक न्यूक्लियस किसके बराबर होगा, एक क्रिकेट की बॉल के बराबर। ये चीजें उन्होंने बोली। अब वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, चार्ज पार्टिकल जब घूम रहा है तो घूमते घूमते कुछ तो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी का लॉस वहां पर होगा। जब ऊर्जा वहां पर खत्म हो रही है उसकी, तो धीरे धीरे जब किसी चीज की एनर्जी लॉस हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस होने के बाद उसका जो क्या है, ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है जिस कक्षा में, वो कक्षा का साइज छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते वो ऐसा क्या होगा, छोटे होने के साथ साथ वो किसके करीब जा रहा है, नाभिक के पास जा रहा है, और वो नाभिक में गिर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, और इस तरह से एटम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ना वो स्टेबिलिटी बता पाए, ना वो इलेक्ट्रॉन के को एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन उसकी स्थिति एक समान कैसी बनी हुई है कि वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, सिंपल कंडीशन। ओके, तो इतना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके परमाणु मॉडल से हमें दो तीन चीजें समझ में आती हैं। एक आपका एटॉमिक नंबर है, दूसरा आपका क्या था, मास नंबर, जो हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझा। हमने क्या कहा कि जो एटॉमिक नंबर है किसी एटम का, वो क्या है, उसमें परमाणुओं की जितनी संख्या है वही, जितने उसमें प्रोटॉनों की संख्या है वही आपका परमाणु क्रमांक है, परमाणु की संख्या। ओके, और अगर न्यूट्रल है आपका एटम, यानी ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही ले रहा है। चार्ज कब आता है किसी एटम पर, जब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन उसने अगर किसी से लिया तो निगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किसी को देगा तो अपने से निगेटिव चार्ज कम करना यानी अपने आप में पॉजिटिव होना। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन देगा वो अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, मतलब निगेटिव चार्ज ले रही हूँ, तो मुझ में निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मुझ पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ओके, तो मुझका मेरा मतलब क्या है, मुझसे मतलब है एटम से। एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स कि वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो जब हम न्यूट्रल किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कुछ नहीं हुआ। तो उस स्थिति में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो वहां पर आप क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ओके, दूसरा आपका क्या है, मास नंबर। मास क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहाँ है, नाभिक में है। नाभिक की स्थिति के आधार पर क्या बोला गया, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही है सिर्फ नाभिक में, जिनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा गया। ओके, तो दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान मतलब मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, जितनी प्रोटॉनों की संख्या है धन जितने न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आपका मास नंबर या परमाणु द्रव्यमान। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई थी। अब यहां से तीसरी चीज क्या आती है, हमने क्या किया, हमने दो एटम उठा लिया और दोनों को कंपेयर किया। क्या कंपेयर करना है उनका, परमाणु क्रमांक कंपेयर करना है और परमाणु भार कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे। कुछ कुछ एटम ऐसे देखे आपने जहां पर परमाणु भार समान हो रहे थे, परमाणु भार समान हुए और परमाणु क्रमांक क्या हो गए, अलग अलग हो गए। उस केस में जहां पर परमाणु भार यानी एटॉमिक मास समान है और आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको हमने क्या नाम दिया, आइसोबार्स नाम दिया। आइसोबार्स आर द एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग थे, मास नंबर सेम था, यानी परमाणु द्रव्यमान सेम था, तो उनको आइसोबार्स कहा गया। वहीं हमने कुछ ऐसे एटम्स देखे जिनका क्या हो गया, परमाणु भार तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, तो उनको क्या कहा गया, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहा गया। समस्थानिक, समान स्थान वाले या समान क्रमांक वाले। क्रमांक क्या होता है आपका, नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा 10th क्लास में जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, किसके, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। यानी सबसे पहले जो आएगा उसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा, सबसे कम यानी हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है।
ओके। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, से जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, एक एक नंबर आके। ओके, ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आइसोबार यानी कि जिनका परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु भार अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग। ओके, आइसोटोप्स यानी परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है लेकिन परमाणु का क्रमांक समान है। एग्जाम्पल इसमें देखे थे, आइसोबार्स में आपने एग्जाम्पल देखा था 6C14 और 7N14 का। ओके, 6C14 क्या है आपका, ये कार्बन है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 14 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। वहीं पर 7N14 ये नाइट्रोजन है आपका और ये भी क्या है, परमाणु क्रमांक 7 है इसका लेकिन परमाणु भार कितना है, 14 है। तो दोनों जगह परमाणु भार समान है, मतलब मास नंबर समान है। तो क्या है ये आपके आइसोबार। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी आता है। कार्बन आपका आता है 6C, 12, 13 और 14। ठीक है, 12, 13, 14 तीन जगह आप इसका क्या देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, लेकिन तीनों ही केस में परमाणु क्रमांक क्या है, 6 ही है। ओके, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स कहे जाते हैं इनको। वहीं पर आपने दूसरा क्या देखा था, हाइड्रोजन का देखा था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तीनों ही केस में 1 है लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो तीनों केस में अलग अलग है, 1, 2, 3। पहला आपका हाइड्रोजन कहलाता है, दूसरा जिसका 2 होता है परमाणु भार उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, वहीं जिसका 3 होता है परमाणु द्रव्यमान आपका उसको क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, ये सारा आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल चल रहा है। अब चूंकि रदरफोर्ड कुछ कुछ चीजें बताने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, उनकी कमियां आ गई उनके मॉडल में, तो अब उन कमियों को कोई तो दूर करेगा। फिर कौन आए, बोहर साहब आए। उन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने जो जो बताया है अब मैं उसमें थोड़ा क्या करूंगा, इम्प्रोवाइज करूंगा उसको या फिर अलग से एक्सपेरिमेंट करूंगा उसको। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन कहाँ पर लग रही थी, उस इलेक्ट्रॉन के कारण लग रही थी, इलेक्ट्रॉन के कारण लग रही थी, या जो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है या एक्सीलरेशन वहां पर हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एनर्जी को इमिट कर रहा है और एनर्जी को इमिशन वहां पर किस फॉर्म में हो रहा है वही हमें पता करना पड़ेगा। और बोहर को मॉडल से समझने से पहले हम उस इलेक्ट्रॉन के नेचर को समझेंगे। ओके, कि उसका नेचर कैसा है। तो वो आता है आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, जो आपका तरंग का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय, जिसको क्या कहते हैं आप, विकिरण, वो प्रकृति होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में सबसे पहले क्या बताया, वॉज द फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। उन्होंने क्या कहा, जैसे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल घूम रहा था, आवेशित कोई कण है, वो घूम रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, त्वरण उसमें हो रहा है, लेकिन क्या त्वरण के दौरान कोई विकिरण वहां पर उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर विकिरण उत्पन्न होते हैं, उन्होंने कहा। ठीक है, और विकिरण उत्पन्न होने का मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिकल और जो आपका क्या है, मैग्नेटिक है, दोनों ही फील्ड वहां पर उत्पन्न हो रहे होंगे और वो फील्ड किस तरह से पाए जाएंगे, उन्होंने उसके बारे में बताया। He suggested that when electrically charged particles move under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. ओके, यानी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, कुछ तो मोशन वहां पर हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा पार्टिकल का, यानी पूरा समअप करेंगे तो घूम रहा है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, चल रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को मान लो चार्ज पार्टिकल, वो चल रहा है, घूम रहा है वो। ठीक है, वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो जब एक्सीलरेशन होगा उस केस पर क्या होगा, इमिशन होगा वहां पे, और वो इमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिटेड जिसे कह रहे हैं, ट्रांसमिट हो रही है वहां पर क्या, रेडिएशन, और वो रेडिएशन में क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो क्या समझ में आया, चार्ज बॉडी जब एक्सीलरेट करती है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये उन्होंने बताया। ठीक है,
इसको इस तरह से समझिए जैसे आपने क्या किया, पानी होता है, जैसे पानी किसी नदी को देख लो जब वो शांत है, ठीक है, या रुके हुए कहीं पर पानी को देख लो जब वो शांत है, अगर आप उसमें कोई चीज डालते हैं, ठीक है, सपोज आपने एक पत्थर डाल दिया, पत्थर डालने के बाद क्या होता है, वेव्स बनती है, पानी की तरंगे बनती है, ठीक है। उसी प्रकार से तो ये कब हुआ, जब आपने उसमें पत्थर डाला, तो पत्थर यानी चार्ज पार्टिकल को क्या किया, एसिलरेट किया और फिर वेव्स बनी। ओके, तो ये वेव्स होती है, तरंगे होती है, ठीक है। These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves और electromagnetic radiation। तो ये फील्ड जो होते हैं या ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, तरंगों को प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर को हमने समझना है कि वो वेव्स कैसी होंगी, और वो वेव्स कब बन रही हैं, जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, आवेशित कण होगा कोई, वो घूम रहा है या चल रहा है एक्सीलरेशन में, त्वरण उसमें देखा जा रहा है, और त्वरण के बाद ही वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और उन चुंबकीय क्षेत्रों में या वैद्युत क्षेत्रों में ही आपके क्या बन रही हैं, तरंगे बन रही हैं, वेव्स वहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं या ट्रांसमिट हो रही हैं। वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहा जाएगा। ओके, लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from early days and speculation about its nature dates back to remote ancient time। ठीक है, तो आपका जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो भी किस में आता है, आपका इन्हीं रेडिएशंस में आता है। इन अर्लियर डेज लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, और ये आपका सबसे पहले न्यूटन, इससे पहले न्यूटन ने भी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में, लेकिन वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसका उतना विस्तार नहीं हो पाया, उतना ज्यादा हम उसको पढ़ते नहीं, ठीक है। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। क्या कहा हमने कि आपका चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है आपका, वो घूम रहा है और या चल रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, उस टाइम पर वो क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। और वो रेडिएशन आपकी क्या है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उनमें क्या आ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तरंगे बन रही हैं। ओके, इतना समझ लिया होगा आपने, जल्दी से इसे नोट करेंगे। फिर मैं आपको एक बार वेव समझाती हूँ, तरंगे आपकी क्या होती है। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट क्या था आपका, कि लाइट भी आपका रेडिएशन है। मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉर्पोस्कुलर, दैट मीन्स कणिका की भांति, कणों की भांति लाइट को समझा गया था कि जो लाइट आती है ना, वो रे नहीं, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, वो किरण न होकर के क्या है, आपकी कणिका है, कणों के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में आपकी लाइट आ रही है। ओके, उसको और आगे आप अच्छे से समझेंगे। इतना समअप करने के लिए उन्होंने वेव वर्ड दिया कि क्या है आपका, तरंगों की भांति है रेडिएशन, तो उसको समझेंगे, ठीक है। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसीडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेचर की बात की है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर समझेंगे। इस रेडिएशन को समझने से पहले सिंपल एक चीज समझ लीजिए कि जैसे हम पानी में हमने पत्थर फेंका था, तो हमने क्या देखा, वेव प्रोड्यूस हुई। क्या होता है, ये आपका पानी, ठीक है, ये पहले कैसे रेस्ट की पोजीशन में था, ऐसा था। इसमें आपने फेंक दिया पत्थर डाला आपने इस वाले पॉइंट, यहाँ सेंटर में कहीं, आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उस पॉइंट से चारों तरफ को फैलना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर अगर पत्थर फेंका गया है, तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होंगी और धीरे धीरे दूर तक फैलती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जब आपने क्या किया था, पत्थर को डाला था, तो वहां पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल रहा होगा, जिस पर क्या लगा, फोर्स लगा। उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपने पास जो दूसरा मॉलिक्यूल था उस पर फोर्स अप्लाई किया। ओके, देन उसके पास कोई तीसरा मॉलिक्यूल था, उस पर फोर्स अप्लाई किया। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते गए,
जब आपका पत्थर इस पॉइंट पर डाला गया था तो उसने क्या किया था, यहाँ पर उस मॉलिक्यूल को धक्का दिया था। सिंपल लैंग्वेज में उस मॉलिक्यूल ने क्या कहा कि मेरे अगल बगल भी और मॉलिक्यूल है, मैं सबको एक साथ धक्का दूंगा, यानी उन पर प्रेशर या आपका फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके, फिर उस मॉलिक्यूल ने बगल वाले मॉलिक्यूल को, बगल वाले मॉलिक्यूल ने और आगे दूसरे मॉलिक्यूल को। तो इस तरह से क्या हुए, जो पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल जिन्हें आप कह रहे हो वो एक दूसरे पर एनर्जी को ट्रांसफर करते गए, या आप क्या करेंगे उस फोर्स को ट्रांसफर करते गए। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका मॉलिक्यूल था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करने लग गए। तो क्या बनने लगी, एक वेव यानी तरंग आपको दिखाई देने लग गई। ठीक है, तो ये तरंग बनी। दूसरी तरंग आपकी कैसी बनती है, एक कोई दोस्त है यहाँ पर, एक दोस्त यहाँ पर है, दो है ए और बी। ए ने कुछ बोला, कुछ तो बोला होगा, बी का नाम ही लिया होगा, चलो ठीक है। अब क्या होगा, उसने जब बोला कुछ मुंह से, या जब मैं कुछ बोल रही हूं, तो बोलने पर क्या हो रहा है, मेरे पास जो बी पर्सन खड़ा है या ए का दोस्त जो बी उसके पास में खड़ा है, वो इसको सुनेगा, जो कुछ वो बोल रहा है वो उसको सुनेगा। और सुनाई कैसे देगा उसको, सुनाई कैसे देगा, जब इसने बोला तो बोलने में जो आवाज निकली है, साउंड जो निकली है, वो साउंड क्या करेगी, हम दोनों के बीच में क्या है, एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है, हवा है। ओके, हवा यहाँ सब जगह है, ए से बी तक दोनों के बीच में हवा है, दोनों को कांटेक्ट में, और हवा में पार्टिकल्स हैं अलग अलग। ठीक है, जब भी ए ने बोलना शुरू किया, ये ग्रीन कलर में मैं दिखा रही हूँ, ये साउंड वेव निकली यहाँ से ए के मुंह से, तो वो कहाँ गई, इस हवा के पार्टिकल में गई। इसने खुद से इसमें ट्रांसफर किया, इसने यहाँ ट्रांसफर किया, इसने मॉलिक्यूल में, इसने यहाँ, और ये साउंड वेव कहाँ पहुंची, लास्ट में बी के कानों तक पहुंची, और बी को सुनाई दिया कि ए ने क्या कहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनी, एक वेव बनी साउंड के लिए, ध्वनि के लिए भी एक तरंग बनी। समझ रहे हैं, ये वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, साउंड ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल किसके माध्यम से कर रही है, इस हवा के माध्यम से कर रही है। अगर हवा नहीं होगी तो ये बी कुछ सुनेगा ही नहीं कि ए ने बोला गया, यानी अगर कोई मीडियम ही नहीं, अगर निर्वात होता है जहां पर हवा नहीं है, तो वहां पर आपका क्या होती है, साउंड ट्रैवल ही नहीं करती। समझ रहे हैं, तो इस तरह से हमने किसकी बात की, वेव्स के ट्रैवल की बात की, चलने की बात की। तो यहाँ पर आपकी क्या बनती है, इस तरह से तरंगे बनती है। जब आपने किसकी बात की, रेडिएशंस की बात की, तो वहां पर भी क्या बनेंगी, तरंगे बनेंगी। और वो तरंगे किसमें बन रही है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में बन रही है। और ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ही क्या बना रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके क्या हैं, वेव्स हैं, उनको प्रोड्यूस करें, जिनको हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहे हैं। यहां समझिए, ये आपका क्या है, रेड कलर में आपको इस तरह से दिखाया गया है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड कलर का। ओके, तो यहाँ पर आपका प्लेन होगा, एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक वाई जेड प्लेन होगा। ओके, एक्स वाई प्लेन में आपका क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, वहीं वाई जेड प्लेन में आपका क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जाता है। ओके, ये आपका वाई जेड प्लेन है जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है। ओके, और ये एक्स वाई प्लेन में आपका क्या जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र वहां पर दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या प्रोड्यूस हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में आपकी चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, और वैद्युत क्षेत्र में आपकी विद्युत की जो तरंगे हैं वो बन रही हैं। ओके, तो दोनों जगह मिलकर के क्या बन गए, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गए। अब उनकी क्या समझेंगे, हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। वेव्स के बारे में समझ आ गया होगा, जो चीज नोट करनी है जल्दी से नोट करेंगे, फिर वेव्स को समझते हैं। चलिए, पहली प्रॉपर्टी है आपका, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave, simplified picture of electromagnetic wave। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर समझते हैं, लंबवत है। ठीक है,
इसीलिए मैंने क्या कहा कि आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो आपका जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई जेड प्लेन में है, यानी परपेंडिकुलर है उसके। ओके, और उसी वजह से जो आपका क्या हो रहा है, दूसरा जो आपके प्रोपोगेट कर रहे हैं वेव्स, वो भी किस में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिख रहे हैं आपको, ये आपका इस वाले प्लेन में है, ये प्लेन होगा इसके लिए एक्स वाई प्लेन। ओके, वहीं जो आपका ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला प्लेन है वो इस तरह से, तो ये आपके दो प्लेन हो इस तरह। तो ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही बता। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। Unlike sound waves और water waves, electromagnetic waves do not require मीडियम, माध्यम ही नहीं चाहिए इनको कोई। ये कह रहे हैं कि हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, हवा भी नहीं चाहिए, हम वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेंगे खुद। ओके, इसीलिए क्या होता है, लाइट जब आती है कहाँ से आती है, सूर्य से आती है आपकी एक लाइट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने ग्रीन बना दिया सूर्य, चलो येलो बना लेते हैं। ये आपका क्या है, सन है। यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। हाँ, पर कभी हमें दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। सन से लाइट आ रही है, अर्थ पर आ रही है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ है, यहाँ ये अर्थ है। सन से लाइट अर्थ पर आ रही है। ओके, यहाँ बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ कहीं रीजन है वैक्यूम वाला, स्पेस में निर्वात, जहां पर हवा नहीं है, वो वाला रीजन है। तो यानी ये सन से जो लाइट आ रही है ये इस निर्वात वाले पार्ट से भी होकर आ रही है, जहां पर क्या नहीं है, नो मीडियम, कोई भी माध्यम नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो यानी वो वहां पर भी ट्रैवल कर रहा है, कौन, जो आपकी क्या है, प्रकाश है, जो आपका जो धरती तक आ रहा है, ये यहाँ से ट्रैवल करके ही तो आ रहा है। आ तो सन से ही रहा है, सूर्य से आ रहा है, बीच में उसको कौन सा पार्ट मिल रहा है, जहां पर कोई मीडियम नहीं है, ये वाला निर्वात वाला पार्ट मिल रहा है। उसके बाद नीचे आ रहा है, तो नीचे तो एटमॉस्फेयर मिल रहा है उसको, एनवायरनमेंट मिल रहा है एक अर्थ का, जहां पर की क्या अलग अलग गैसेस भी है, हवा भी है, यानी वहां पर उसको मीडियम मिल रहा है, तो वहां पे वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि वेव को हम मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ भी ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है, प्रकाश जो है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स कि प्रकाश को भी आपका क्या नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो कहेगा मैं खुद ही ट्रैवल कर लूंगा, मुझे कोई माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका लाइट भी बिना मीडियम के क्या कर लेता है, ट्रैवल कर लेता है। लाइट के ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि वहां पर रेडिएशंस भी तो होंगी, चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, तो रेडिएशंस जिन्हें आप कह रहे हैं विकिरण, और वो विकिरण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और इसी वजह से आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनको भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे किसको चाहिए थी, साउंड को चाहिए थी। जब मैं क्या कह रही थी, एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसको मीडियम चाहिए, हवा चाहिए उसको बीच में, तभी दूसरे को सुनाई देगा कि मैंने क्या बोला। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो मुंह से क्या निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि को चलने के लिए, दूसरे तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कोई भी मीडियम हो सकता है। ओके, लेकिन कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर माध्यम नहीं है, वो माध्यम अभी क्या है, हवा है, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें। लेकिन हवा नहीं है, निर्वात है, तो आपकी वेव ट्रेवल ही नहीं करेगी। दूसरा, वाटर वेव की बात की कि पानी में जो तरंगे बन रही हैं उनको भी किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। और वहां पर मीडियम क्या है, पानी अपने आप में है। जब पानी ही नहीं होगा तो वेव्स कहाँ बनाएंगी। ठीक है, तो पानी में भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, यानी पानी स्वयं में अपने लिए मीडियम का काम करेगा। ओके, और जब हमने किसकी बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, तो इनको क्या नहीं चाहिए था, किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए था। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, थर्ड आपका है, इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या समझ में आता है इससे, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं।
ठीक है, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी अब क्या है, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे जब वेव्स की उन जिन तरंगों की अब बात हम कर रहे हैं उनके गुणों पर आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तब आप फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ को भी पढ़ेंगे। आपको जनरल आइडिया है वेव लेंथ यानी वेव की जो लेंथ होगी, और फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में या आपका यूनिट जो टाइम होता है उसमें जितनी बार क्या हुआ होगा, कंपन हुआ होगा, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इन जनरल आपको पता है ये सब। तो उस वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस की वजह से आपके अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो यानी आपके फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, तो आपके रेडिएशन उस आधार पर अलग अलग हो जाएंगे। ओके, दीज कॉन्स्टिट्यूट what is called electromagnetic spectrum. Different region of the spectrum are identified by different names, और इसी वजह से आपका स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होंगी, दैट मीन्स लाइट या रेडिएशन जिन्हें आप कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स उन पे दिखाई देंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, सम एग्जाम्पल्स आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 106 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके लिए आता है, आपका फ्रीक्वेंसी के लिए आता है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर बता रहे हैं कि अलग अलग रेडिएशंस कौन सी होंगी। ठीक है, देन यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रेडियो सुनते हैं ना तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। ओके, माइक्रोवेव रीजन अराउंड 1010 हर्ट्ज यूज फॉर रडार, माइक्रोवेव का यूज वहां होता है, बाकी माइक्रोवेव वगैरह में भी इन वेव्स का यूज होता है। इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, अराउंड 1013 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यूज फॉर हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग के लिए काम आता है। अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड 1016 हर्ट्ज, अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका एक कंपोनेंट क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, यूवी रेज, जिन्हें आप क्या कहते हैं कि ओजोन की जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप करती है। ठीक है, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 1015 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरली कॉल्ड विजिबल लाइट। ओके, यानी 1015 हर्ट्ज की जो लाइट है उसको क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट कहा जाता है, दृश्य प्रकाश जिसे कहते हैं। एंड इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आईज कैन सी और डिटेक्ट। इसी लाइट को क्या करती हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं, बाकी हमें ना रेडियो फ्रीक्वेंसी दिखती है, ना हमें ये माइक्रोवेव दिखते हैं, ना आईआर दिखती है, ना यूवी दिखती है। एक्सरे भी इसमें आएगा, एक्सरे जो आपने जनरली सुना है मेडिकल में यूज होती हैं, एक्सरेज जो होती हैं, वेव्स होती हैं, वो भी एक प्रकार की, उनका प्रयोग किस के लिए किया जाता है, जैसे आपकी कोई बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्ड हो गई हैं तो बॉडी के उस पार्ट में क्या किया जाता है, एक्सरेज को डाला जाता है। ठीक है, फिर वो आपको क्या देती है, एक आइडिया देती है कि कहाँ पर आपकी बोन्स किस तरह। ठीक है, तो एक्सरे किया जाता है, एक्सरे भी क्या है, रेज, उनको भी हमारी आंखें देख नहीं पाती, तो इसमें से कौन सा विजिबल लाइट है जो सिर्फ उसी को हमारी आंखें क्या कर पाती हैं, देख पाती हैं, और दैट्स व्हाई वी कॉल देम visible lights. Okay, it is only this part which our eye can see or detect. Special instrument are required to detect non visible radiation. तो जो नॉन विजिबल रेडिएशन है यानी जिनको हम देख नहीं पा रहे बाकियों को, उनको देखने के लिए क्या लगेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया वेव्स के बारे में। ओके, तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से घर में रिवाइज करेंगे। क्या मैक्सवेल ने जो जो बताया वेव्स के बारे में, क्या क्या बताया कि वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वहां से ये प्रोड्यूस हो रही है। ओके, साथ में क्या बोला कि वहां पर चार्ज पार्टिकल आपका चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसी के कारण उनकी वेव्स भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ओके, साथ ही क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। ओके, और फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो आपकी क्या होंगी, रेज भी या वेव्स भी अलग अलग होंगी, और जिसके कारण हमने क्या ये अलग अलग रेडिएशंस आपको बताए, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी उसी वजह से। रेडियो फ्रीक्वेंसी 106 हर्ट्ज आपने बताया, माइक्रोवेव जो है 1010,
IR 1013, UV का है 1016, वहीं विजिबल जो है 1015 हर्ट्ज। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपके लेक्चर यूट्यूब पे भी है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और अपने नेक्स्ट सेशन में हम वेव को और अच्छे से पढ़ेंगे, वेव मोशन की बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।